हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज हम देखने वाले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर अंडर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। जैसे मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि जो फुल नोटिफिकेशन है, वैकेंसी कितनी से कितनी है और कौन से प्लेयर अप्लाई कर सकते, क्या गेम है, वो सारा कुछ जो है मैंने पहले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, आप जा करके चेकआउट करिए। कमेंट में भी मैंने पिन कर रखा है और दूसरा जो है आपको आई बटन में भी दिखेगा। ठीक है, तो पहले वो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम फॉर्म किस वैकेंसी का फिल कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ से जो है दूसरा भी लिंक मिलेगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाउनलोड करने का। तो पहले फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, नोटिफिकेशन है उसी में फॉर्म प्रिंट आउट करिए A4 साइज़ पेपर पे। क्लीन और नीट एक A4 साइज़ पे पेपर पे अपने प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद जो है आपको ये पहला एनेक्चर 1 जो है आप चेक करोगे तो आपको सामने इसी तरह दिखेंगे जैसा अभी ये सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है आपकी, और इस फ़ोटो पे देखिए कोई कैप या चश्मा गॉगल लगा करके फ़ोटो नहीं चाहिए। ठीक है, और दोनों कान आपके दिखने चाहिए। और फ़ोटो पे फ़ोटो नहीं निकालनी है आपको, जो है ओरिजिनल जो फ़ोटो आता है, आप पासपोर्ट फ़ोटो जो निकाल के लाते हो वही वाली यहाँ पे पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद इसमें लिखा है कि आपको एक तो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करानी है या आपकी सेल्फ अटेस्टेड भी चल जाएंगे। तो यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करके जो है आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड यानी यहाँ पर मैं ऐसे सिग्नेचर करना, आधी फ़ोटो पे और आधी फॉर्म पे। ठीक है, ये होने के बाद आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट में ए वाला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर में फर्स्ट ए। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा अप्लाइड फॉर द गेम, यानी कि आप किस गेम में अप्लाई कर रहे हो। जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है क्रिकेट, अब क्रिकेट लिखा है मैंने ब्लैक पेन से। ठीक है, ये तो मैंने टाइप करके लिया है मैंने। और ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो ब्लू और ब्लैक पेन से, बॉल पेन से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब फॉर्म हिंदी में भी अवेलेबल है, उसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है हिंदी में भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और दो ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश चॉइस किया। आप हिंदी में भी फॉर्म फिल कर सकते हो, पर इंग्लिश जो है बेटर लगी मुझे, इसलिए मैंने इंग्लिश में ये लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्लेइंग पोजीशन लिख ली। जैसा क्रिकेट में वहाँ पर मैं फास्ट बॉलर की वैकेंसी थी, तो मैंने यहाँ पे फास्ट बॉलर लिखा है। अगर आप एथलेटिक्स से हो तो यहाँ पर आप एथलेटिक्स लिखिए, आपका यहाँ पे प्लेइंग इवेंट लिखिए। अगर आप कोई और गेम से हो, बैडमिंटन से हो, तो आप बैडमिंटन लिखिए यहाँ पर में, और यहाँ पर आप प्लेइंग पोजीशन लिखिए कि आप किस पोजीशन पे खेलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पे आपकी किस लेवल में आप अप्लाई कर रहे हो, पहले आप चेकआउट कर लीजिए कि आपकी जो गेम की वैकेंसी हो किस लेवल में है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 में क्रिकेट की वैकेंसी थी, तो मैंने यहाँ पर में लिख दिया है पूरा अच्छे से, पे लेवल 2 और 3, ग्रेड पे भी लिखा है साथ में। तो इसी तरह आपको, अगर आपकी वैकेंसी लेवल 4 और 5 के लिए, तो आप 4 और 5 में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया है पूरा, ये सेम जैसा मैंने लिखा है उसी तरह आपको लिखना है। और आप पहले वैकेंसी चेक करिए आपकी लेवल 1, लेवल 2 और 3 के लिए, लेवल 4 और 5 में वैकेंसी गेम की। ठीक है, उसके बाद आपको ये बॉक्स दिखने वाले हैं। तो बॉक्स में जैसा मैंने कैपिटल लेटर्स में पूरा नाम लिखा है मेरा, सिकंदर हामिद शेख, तो ये मेरे मार्कशीट में नाम है, 10th की जो मार्कशीट है मेरी, इसी तरह नाम है। तो वही स्पेलिंग मैंने यहाँ पर मैं लिख दिया। अब दूसरा यहाँ पर में आएगा फादर नेम। फादर नेम भी जैसा आपकी मार्कशीट पे होता है, जो स्पेलिंग है, जितना नाम है आपका फादर का वहाँ पर में यहाँ पर भी उतना ही लिखना है। अब मेरे मार्कशीट पे जैसा है मैंने वो वैसा ही यहाँ पर में कैपिटल लेटर्स में लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे हम फिफ्थ वाले नंबर की। फिफ्थ वाले नंबर में जो है आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो देखो, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ एज पर मार्कशीट पे जो होती है, जैसा मेरी 23/08/2000 है, तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये फॉर्म जो है पूरा डेमो है, आपको बताने के लिए मैंने फॉर्म फिल किया है सिर्फ। इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए और आपको बताने के लिए मैंने ये फॉर्म फिल कर रखा है। तो ये यहाँ पर मैंने ये डेट ऑफ बर्थ डाली है, आपको भी सेम इसी तरह डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके एज पर मार्कशीट पे है, और उसको जो है काउंट करने की आपकी एज कितनी होती है। ठीक है, एज ये 1 जनवरी 2023 तक जो है आपको काउंट करना है। अब जैसा मैंने यहाँ पर मेरी एज हो रही है, ये फॉर एग्जांपल के लिए 22 साल 1 महीना 6 दिन। ठीक है, तो ये मेरी एज हो रही है, मैंने काउंट किया है, यानी मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने टाइप करके डाल दिया है। ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, तो आप जो है करेक्टली काउंट करिए यहाँ पर में कितनी होती है और यहाँ पर में लिख दीजिए। अब उसके बाद 6 में सेक्स जो भी आपका मेल है या फीमेल है, तो मैंने जैसा मेल पर टिक कर दिया है। अब उसके बाद जो है 7 नंबर पे
आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। जैसा मैं यूआर से हूँ तो मैंने यूआर सेलेक्ट कर रखा है। अब 8 नंबर पे जो है आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी लिखना है यहाँ पर। मैं जैसे मैंने यहाँ यूआर लिख दिया है तो आपने इंडियन लिख देना है। अब यहाँ नेशनलिटी मैंने इंडियन लिखा है। फिर उसके बाद में जो है 9 नंबर पे पूछ रहा है कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो क्या। देखो अब मैं मुस्लिम हूँ तो अब मैंने वहाँ पर यस कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यस लिख दिया है, तो मैंने यस कर दिया। और मेरी जो माइनॉरिटी में जात आती है, जैसा कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैंने यहाँ मुस्लिम लिख दिया है। अगर आप सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैन हो, तो आप यहाँ जो भी आपका कम्युनिटी आती है वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से आते हो तो उसको यस करिए, अगर नहीं आते हो तो नो करिए। देखो अगर आप यस करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको साथ में भेजना पड़ता है, फ़ोटो कॉपी भेजनी पड़ती है। तो मैंने नो कर दिया है, तो उसको तो मैंने नो कर रखा है। इसको यस करने से सिर्फ क्या है, आपको फीस में कंसेक्शन मिल जाता है और दूसरा कुछ नहीं है। अब उसके बाद देखिए आपको 11 नंबर पे जो है आपका एड्रेस डालना है, ठीक है। नहीं सॉरी, एड्रेस बोल रहा हूँ। आपका जो है जो मार्क होता है बॉडी पे, कोई भी आपको ऐसा जख्म लगा हुआ जो कि आपके बॉडी पे परमानेंट है और हमेशा रहने वाला है, तो वो वाला मार्क जो है आपको यहाँ पर में आइडेंटिफिकेशन मार्क में देना है। अब जैसा मेरे को तिल है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मोल ऑन राइट हैंड मिडल फिंगर। फिर दूसरी तिल जो मेरे हाथ पे ही है एक, लेफ्ट हैंड पे, तो मैंने 2 लिख दिया। अगर नहीं है आपकी बॉडी पे कोई निशान नहीं है तो आप नील लिख सकते हो, ऐसा NIL नील लिख देना है दोनों में भी, ठीक है। ब्लैंक मत छोड़ना, उसको नील लिख देना। फिर उसके बाद देखिए आपका जो है कम्युनिकेशन, जो आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर में लिखना है, ठीक है। एड्रेस कम्युनिकेशन में जो है 12 नंबर में आपका एड्रेस लिखना है। जैसा मैंने मेरा हाउस नंबर लिखा है 567, वार्ड नंबर 15 है, आनंद नगर, SP रोड, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। फिर लिखा है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका कोई तालुका है या फिर आपका कोई विलेज है तो वो भी मेंशन करिए, तालुका, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, नियर बाय। यानी कि आपको जो भी कभी भी कॉल लेटर आए फ्यूचर में तो आपसे घर तक पहुँचे बाय पोस्टमैन लेकर के, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे मैंने स्टेट लिख दिया, जैसा महाराष्ट्र है, यहाँ पर मैंने पिन कोड लिख दिया है। अब इसके बाद में आपको नीचे में आना है दूसरे पेज पे। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस पूछेगा। तो देखिए मेरा एड्रेस, होम जो एड्रेस है, परमानेंट और रेसिडेंटल जो भी एड्रेस है मेरा, दोनों सेम एड्रेस है। कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए मैंने एज़ पर जैसा ऊपर लिखा था मैंने सब सेम यहाँ पर मैं वही एड्रेस डाल दिया। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो आप यहाँ पर में लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर लिखिए, जो स्टार्ट रहता है हमेशा जिस पे मैसेज आता है आपको, तो वो वाला मोबाइल नंबर लिखिए। और ईमेल आईडी जब कभी भी देते हो तो चालू ईमेल आईडी दीजिए, जो कि आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में जो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो स्पोर्ट कोटा से तो आपके पास ईमेल आईडी, आप जो है रोज़ शाम में जैसा खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं हम मोबाइल लेकर के, तो एक बार आपकी ईमेल आईडी लॉगिन करके चेक कर लीजिए। क्योंकि देखो सभी के मोबाइल में ऐप होता है एक जीमेल का, आप उसको फ्रेश कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने मेल आज के हैं, कल के। तो हमेशा जो है आपका मेल आपने अपडेट करना और चेक करना, ये आपका काम है अगर आप स्पोर्ट कोटा से जॉब ढूंढ रहे हो तो, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है अपनी क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वालिफ़िकेशन जैसा लिखा है आप वैसे लिखिए। एग्ज़ाम पास में आप 10th लिख सकते हो या SSC लिखते हो, SSC लिख सकते हो। मैंने दोनों भी लिखा है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं 10th, मैंने जैसा 10th लिखा है। फिर मेरा बोर्ड जो था महाराष्ट्र बोर्ड है। पासिंग ईयर जैसा मैंने 2015 में पास आउट हुआ हूँ और सेकंड डिवीज़न से मैं पास आउट हुआ था। सेकंड डिवीज़न या सेकंड क्लास भी लिख सकते हो आप। और परसेंटेज जो थे 58 परसेंटेज थे, ठीक है, या 58.01 है तो वही लिखिए जो मार्कशीट पे 58.1 जैसे भी आपके परसेंटेज बन रहे वो लिखिए। फिर सेकंड में जैसे मैंने 12th लिखा है तो आप यहाँ पर मैं +2 भी लिख सकते हो, या जैसा HSC लिखा है, ठीक है, या 12th भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने बोर्ड का नाम लिखा है, तो ये महाराष्ट्र बोर्ड है तो आप उत्तर प्रदेश का बोर्ड लिख सकते हो, NIOS बोर्ड लिख सकते हो, बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग लिख सकते हो। यानी उनके जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है, जो ईयर में आपने 12th पास की है। 2017 में मैं पास हुआ तो यहाँ पर मैंने 2017 लिखा है। ये एग्जाम्पल के लिए है सब, ठीक है। ये डिटेल जो है एग्जाम्पल के लिए ताकि आपको समझे। फिर डिवीज़न में आपका जो भी डिवीज़न से पास आउट हुए हो, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास लिख दिया है मैंने। यहाँ पर मैं परसेंटेज डाले 55.69 जो भी आपके रहेंगे। जैसा अब मैंने 55% लिखे एग्जाम्पल के लिए लिखे, तो आप 55 पॉइंट जो भी आपके बनते हैं वो लिख सकते हो, या 00 लिख सकते हो, 55.00,
या 55, जैसे भी आपके परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में जैसा बीएससी कर रखी है, तो बीएससी किस यूनिवर्सिटी से हुई? मुंबई यूनिवर्सिटी से। फिर कब हुई पास आउट? ये 2021 में हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, और यहाँ पे परसेंटेज है उसके। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने आगे भी पढ़ा है, एमएससी कर रखा है, या किसी ने दूसरा कोई कोर्स कर रखा है, आईटीआई कर रख लिया है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद आती है यहाँ पर में 16 नंबर की, तो ये मेन है स्पोर्ट्स अचीवमेंट का, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने पहला नंबर लिखा है यहाँ पर, मैं क्रिकेट का ऊपर से मैंने ऑप्शन लिया था, गेम में क्रिकेट से हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्रिकेट की ट्रॉफ़ी का नाम लिख दिया है। ठीक है। 2021 की ट्रॉफ़ी थी। आपके सर्टिफिकेट जो चलने वाले स्पोर्ट्स के 1/4/2020 के बाद की चलेंगे। ठीक है। इस रिक्रूटमेंट के लिए 1/4/2020 के बाद के, 1/4/2020 के पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए पहली ट्रॉफ़ी मेंशन कर दी है, जैसा कर्नल CK नायडू ट्रॉफ़ी एंटर स्टेट चैम्पियनशिप। ठीक है। ये थी अंडर 23 नेशनल चैम्पियनशिप, और यहाँ पे इसमें विनर रही थी हमारी टीम। ये एग्जाम्पल के लिए है, आपको समझने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर विनर रही थी टीम, तो मैंने विनर लिखा है। अगर यहाँ पे आप रनर अप, तो रनर अप लिख सकते हो, या थर्ड पोजीशन है तो थर्ड पोजीशन लिख सकते हो। आपकी जो फाइनल मैच में जो पोजीशन रही है आपकी सेमीफाइनल में, वो आप यहाँ पर में लिख सकते हो। और जैसा कि अगर आप पार्टिसिपेशन हो तो पार्टिसिपेशन लिखिए। क्रिकेट और बैडमिंटन जो है पार्टिसिपेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी गेम जो है आपको एटलीस्ट थर्ड पोजीशन चाहिए इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। अब ये मैंने जो है U23 नेशनल का लिखा। अब मैंने क्रिकेट में मान लो ये खेला है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ईयर लिख दूंगा 2021। फिर यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पे लिख दूंगा कैटेगरी अंडर सीनियर लिख दूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं उसका ये लिख दूंगा कि विनर है, थर्ड पोजीशन है। ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे गेम का यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब अब क्रिकेट का है तो मैंने यहाँ सब क्रिकेट के ही डालने हैं। अगर आपने जैसा मान लो आपको 2 गेम है, आपके एक प्लेयर है और वो 2 गेम से वो खेलता है, जैसा कोई एक टीम इवेंट चॉइस करता है और एक इंडिविजुअल, यानी कि जैसा बॉक्सिंग, मान लो अब मैं बॉक्सिंग भी खेलता हूँ और क्रिकेट भी खेलता हूँ, और बॉक्सिंग में भी मेरे पास नेशनल में मेडल है, जूनियर नेशनल में, तो मैं एक ही फॉर्म से फिल कर सकता हूँ क्या? तो नहीं कर सकते आप फॉर्म ऐसे फिल। आपको जो है दूसरा फॉर्म सेम लेना पड़ेगा, प्रिंट आउट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से फीस भरनी पड़ेगी, सब उसके लिए अलग से भर के उसका सेपरेटली भेजना पड़ेगा बॉक्सिंग चॉइस करके। ठीक है। एक फॉर्म से आप 2 गेम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने पूरा क्रिकेट का ही लिख दिया डिटेल। अगर आप दूसरे गेम से हो तो आप इसी तरह एग्जाम्पल के तौर से आप पूरे अच्छे से फील करिए। अगर आपने 3-4 नेशनल खेल रखे तो यहाँ पे उसको पूरा ब्रीफ में जो है डिटेल मेंशन करिए, जैसा मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है 17 नंबर पे, जो आपको आपकी फ़ीस भरनी है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर आप DD बनाते हो, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक से जाकर के डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच नांदेड़। ठीक है। तो ये ब्रांच से मैंने जैसे DD बनाई है, और ये DD का नंबर है, ये एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नंबर नहीं होता, आप उस पर चेक करना, जो आपका नंबर रहेगा वही मेंशन करना। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाई है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच नांदेड़, या जो भी आप ब्रांच से बनाओगे, तो उस पर DD पे मेंशन क्या रहता है कि आपने किस ब्रांच से बनाई है। ठीक है। कहाँ की ब्रांच है, क्या नाम है, वो सब यहाँ पे लिखना है आप, जैसा मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखना है। अगर आप बैंक से DD नहीं बनाते हो तो दूसरा ऑप्शन जो रहेगा आपको पोस्टल ऑर्डर का होता है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो ईजी जो मैं आपको ये दूंगा, राय दूंगा कि आप पोस्टल ऑर्डर बनाइए, वो जल्दी मिल जाती है, 1 दिन में जा कर के आप ले सकते हो। तो उसके लिए देखो, एक तो 400 रुपये की है जो UR कैंडिडेट्स है, और जो माइनॉरिटी से और SC ST कास्ट से आते हैं तो, और वुमेंस कैंडिडेट है, उनको 250 रुपये। तो अब जैसे मैंने माइनॉरिटी ऊपर सेलेक्ट की थी तो मेरे को 250 रुपये लगते हैं। ठीक है। अब इंडियन पोस्टल ऑर्डर लेने के बाद आपने जो है यहाँ पर में इंडियन पोस्टल ऑर्डर पे नंबर होता है, आप वहीं से पूछ सकते हो कि इसमें का जो है पोस्टल नंबर, पोस्टल ऑर्डर का नंबर क्या है, तो वो आपको नंबर बता देगा। अगर आपने 100 रुपये के 4 ले लिए तो चारों के नंबर यहाँ मेंशन कर देना आप। ठीक है। अगर आपने एक ही, और उसने आपको 400 रुपये की दी है, तो उस पर एक ही नंबर रहेगा। और यहाँ पर में बैंक की जगह में आपने जैसे यहाँ पे लिखा है हेड पोस्ट ऑफिस नांदेड़ हेड पोस्ट ऑफिस, तो उसी तरह आपका जो भी पोस्ट ऑफिस रहेगा उस पर मेंशन होता है, आप पूछ लेना। तो वो पोस्ट ऑफिस, जिस पोस्ट ऑफिस से आप बनाओगे, तो वो पोस्ट ऑफिस का नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है।
और यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है, ठीक है, और डिटेल भी दी है, और डेट जो है जिस डेट में आपको इशू हुआ है तो उसके ऊपर डेट होती है, वही डेट यहाँ पर में डालनी है आपको, ठीक है। और पेबल ऐड जो होता है तो वो आपको उस पर लिखना होगा, किस पे, इंडियन पोस्टल ऑर्डर पे। तो वो मैंने नोटिफिकेशन में बताया था कि आपको क्या लिखना है नोटिफिकेशन वाले में, फिर भी मैं लास्ट में बता दूंगा एक बार अगर और डिमांड ड्राफ्ट जो किसके नाम से बनानी है वो वाला भी मैंने नोटिफिकेशन के वीडियो में मैंने बताया, आप वो वीडियो चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए उसके बाद में है वेदर यू आर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट। तो देखो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब कर रहे हो आप, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस या किसी और क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप रेलवेज़ में आना चाहते हो, तो आप इसको यस करिए। यस करके आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, और एनओसी लगानी पड़ेगी आपको साथ में अगर आप यस करते हो। जैसे कोई प्लेयर बीएसएफ में है, अच्छा एथलीट है, अब इधर आना चाहता है, मेडल्स है उसके पास करंट के, तो आप बिल्कुल इधर आ सकते हो, आप एनओसी लेकर के यहाँ आ सकते हो। पर एज में छूट नहीं मिलेंगी, आपकी एज जो है 18 से 25 साल के बीच में ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ दूसरी बात आती है, इसको नो ही रहता है क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स नहीं आते अपनी जॉब छोड़ के, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया, फिर वो एनपीएस स्कीम में, ग्रेजुएटी में बहुत सारा ये फर्क आ जाता है, फिर से नीचे की लेवल में काम करना पड़ता है। फिर यहाँ देखिए आपको यहाँ लिखना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में जोड़ोगे इसके, तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे 10th 12th मार्कशीट पहले नंबर पे, फिर यहाँ पे सेकंड पे लिखा है बीएससी मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। अब अगर आप 10th 12th पे अप्लाई करो तो 10th 12th का ही लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर पे लिखा है जैसा लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो इनमें से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, कॉलेज कोई पढ़ता है, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, या आप 12th पास होने के बाद आपको माइग्रेशन की फ़ोटो कॉपी है तो वो लगा दीजिए। अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो साथ में जोड़ दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है। अब हमारे महाराष्ट्र में तो मिलता है, हम जैसे 10th पास होते हैं तो हमको लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, 2 मार्कशीट मिलती है। 12th पास होते हो तो 2 मार्कशीट, यानी कि एक मार्कशीट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है 12th का। तो उसके बाद हम कॉलेज से जो भी निकालते हैं हमारा वहाँ से एडमिशन, तो हमको एक लिविंग सर्टिफिकेट नहीं तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है। और माइग्रेशन हमारे यहाँ पे कब मिलता है कि हम जब कोई इंटर स्टेट में जा कर के एडमिशन लेते तो हमको माइग्रेशन मिल जाता है। अगर हमारे स्टेट में हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते तो हमको कॉलेज से लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये प्रोसेस है हमारे इधर का। आप आपके स्टेट में जो भी लगता है तो आप वो यहाँ पर में जोड़िए, ठीक है। फ़ोटोकॉपी जोड़ना है, ओरिजिनल नहीं। फिर उसके बाद में मैंने चौथे नंबर पे लिखा है कि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों में से एक आपके पास जो भी है अवेलेबल आप वो जोड़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जितना भी मेरा स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो सारा कुछ जो है मैं जोड़ने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लिख दिया हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लिखा है मैंने डिमांड ड्राफ्ट एंड इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो दोनों में से जो भी आप लगा रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर, तो वो लिख दीजिए। और अगर आपका कॉलम छूट जाता है तो इस तरह डैश डैश कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है आपको यहाँ पर में ये डिस्क्लेरेशन की। डिस्क्लेरेशन आप पढ़ना है तो पूरा पढ़ के समझ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं आपको प्लेस में, जो भी प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैं नांदेड़ से भर रहा हूँ तो मैंने नांदेड़ लिखा है, और जिस डेट में मैं भर रहा हूँ फॉर्म उस डेट मैंने यहाँ पे लिख दी है, डेट डाल दी है। और यहाँ पर थंब लगाना है आपका, जैसे मैंने लगाया तो ये फ़ोटो मैंने लगाई है, आप जो है आपका थंब लगाइए। लेफ़्ट हैंड लगाना है आपको, लेफ़्ट हैंड का थंब लगाना है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड का अंगूठा जो है आपको यहाँ पर में ये करना है, ठीक है। ऐसे मैं जैसे फ़ोटो लगा रहा हूँ वैसे नहीं लगाना है, जो है आप फिजिकली आपका स्टैम्प पैड होता है उसमें आपका अंगूठा लगाइए, और यहाँ पर में बॉक्स के अंदर में आप जो है लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर जो है कर्सिव राइटिंग में ही करना है आपको, कैपिटल लेटर्स में मत करिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है आपको सही फॉर्म भरने का। देखो यहाँ पे लिखा है नॉट इन कैपिटल लेटर्स, और बाकी जो पूरा फॉर्म भरना है आपको वो पूरा जो है कैपिटल लेटर्स में भरना है, जैसे मैंने भरा है, ठीक है। मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है। फिर ये देखो ये डिस्क्लेरेशन है एक, ये डिस्क्लेरेशन सिर्फ माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए, जो जैसे मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, या आप जैन हो या पारसी हो, उन लोगों के लिए ये वाला फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, ये वाला। तो ये मैंने जैसे भर दिया यहाँ पर मैं सिकंदर हमीद शेख सन ऑफ हमीद। फिर यहाँ पे मैंने रेसिडेंटल ऑफ महाराष्ट्र, हाउस नंबर, फिर यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र, और यहाँ पे मेरी कास्ट लिखी है मुस्लिम। तो इसी तरह जो अगर आप माइनॉरिटी से आते हो तो आप जो भी
कम्युनिटी से आते हो तो वो यहाँ पर मैं मेंशन करिए। बाकी जैसे मैंने डिटेल फिल करी है, आपने भी अपनी डिटेल डालनी है। और यहाँ पर मैं आपको प्लेस लिखना है नांदेड़। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट डालनी है, जो भी आज जो डेट डालोगे जब फॉर्म भरोगे वही डेट डालनी है। यहाँ पर मैं आपको सिग्नेचर करना है, जैसे मैंने कर रखी है यहाँ पर मैं देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिग्नेचर करी है और ये मेरा नाम लिखा है मैंने पूरा। तो इसी तरह जो है आपको फॉर्म फिल करना है पूरा। अब इसके नीचे में जो है ये है इकोनॉमिक वीकर बैकवर्ड के लिए है। ठीक है, तो ये वाला जो है फॉर्म आपको सिग्नेचर करके लाना है। अगर आप इकोनॉमिक वीकर के लिए अगर आप वहाँ पर में ऊपर में यस करते हो तो ये वाला फॉर्म देना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं, ये इसका मतलब क्या है कि आपकी 50,000 से कम सालाना इनकम है, ये प्रूफ है ये। तो वो ये बनाने के चक्कर में आपको 200-300 रुपये लग जाते हैं। उससे अच्छा है कि आप पूरी फुल फीस भर के आपका जो है फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, 400 रुपये लगते हैं फुल फीस। उसके बाद आपको एनवलप जो है इस तरह लेना है, जैसा मैंने ये वाला बनाया है। आपको सेम इसी तरह डिटेल डालनी है पूरी। यहाँ पर मैं ऊपर में ये टॉप में जैसा मैंने लिखा है उसी तरह आप लिखिए। और यहाँ पर आपको फ्रॉम लिखना है, यहाँ पर आपका नाम, ये पूरा एड्रेस लिखिए, कम्युनिकेशन आपका। जैसा मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिखा है, तो आप भी मोबाइल नंबर लिखिए ताकि आपका कोई भी फॉर्म अगर मतलब फॉर्म आपका पहुँचता नहीं है तो आपको रिटर्न आएगा। उसके बाद आपको 2 में सेम जैसा एड्रेस डाला है यही एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पर मैं आपका नाम और यहाँ पे आपको पूरे एड्रेस फुल डिटेल में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गली नंबर, मोहल्ला, वार्ड नंबर और पिन कोड के साथ, और आपका मोबाइल नंबर भी लिखना है आपका। ठीक है, ताकि अगर ये पहुँच नहीं पाए तो आपको वापस आएगा आपके पास। और ये जो है आपको बाई पोस्ट भेजना है ऑफलाइन में, यानी कि ऑर्डनरी पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है, कुरियर नहीं करना है। और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है इसको। एक तो ऑर्डनरी पोस्ट का क्या होता है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो बोलना है कि मुझे ऑर्डनरी पोस्ट करना है, तो वो आपके जो भी फॉर्म रहेगा इस एनवलप में आप पूरा फॉर्म फिल करना है। उसके पीछे में फॉर्म फिल करने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट उसके पीछे में लगाना है आपको। सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड, ओरिजिनल कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ ओरिजिनल इसमें जाएंगी डीडी और डिमांड ड्राफ्ट, दोनों में से एक जो भी आप बनाते हो वो जाएंगे। उसको फोल्ड करके इस एनवलप में डालना है। इसको अच्छे से पैक करके गम लगा के आप पोस्ट ऑफिस में जाइए। आपकी नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है उसको बोलना है वहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट को इसको ऑर्डनरी पोस्ट करना है। फिर वो इसका वेट करेगा और बोलेगा कि इस पर 10 रुपये का टिकट लगाओ या 5 रुपये का लगाओ। वो टिकट चेप पेस्ट करना है इसके ऊपर में, पेस्ट यहाँ पर करना है, जैसे यहाँ कर लोगे, यहाँ कर लोगे। लिखा हुआ जहाँ है उसके ऊपर मत करना। ठीक है, जहाँ आपको खुली जगह मिलती है यहाँ करो, यहाँ करो। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर लेना, यहाँ कर लेना। फिर जो है बाहर में जो लाल डब्बा होता है उसमें डाल देना, या उनसे ही पूछ लेना कहाँ पे उसको डालना है, वो आपको जगह बता देंगे, वहाँ पर मैं आपको सेंड कर देना है। फिर वो ऑर्डनरी हो जाएगा। इसको रजिस्टर्ड नहीं करना है आपको, याद रखिए इसको रजिस्टर्ड नहीं करना है। रजिस्टर्ड नहीं, स्पीड पोस्ट नहीं, कुरियर नहीं, एक 2 ही ऑप्शन है। एक तो इसको इस तरह से भेजना है मैंने अभी बताया, नहीं तो दूसरा अगर आप लोकल में रहते हो जयपुर में तो ये एड्रेस पे जा कर के बाहर में बॉक्स रहता है उस बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है कि कैसे कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और नोटिफिकेशन वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, और फॉर्म रिजेक्ट होने के रीज़न्स मैं भी थोड़े से बता देता हूँ आपको ताकि पता चल जाए। देखो, विदाउट फीस अगर आप विदाउट डीडी, विदाउट इंडियन पोस्टल और अगर आप फॉर्म भेजोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्म में से कोई भी कॉलम आप ब्लैंक छोड़ देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्पेक्स लगाए वाले तो कैप पेन की टोपी लगा करके आप फ़ोटो पेस्ट करते हो उसके ऊपर में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पे साइन करना भूल जाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप फॉर्म पूरा सही तरीके से भरते हो और पीछे में जो है आपकी फ़ोटो कॉपीज़ नहीं लगाते हो, सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो जो आप मेंशन कर रहे हो वो आपको साथ में जोड़ करके भेजना है। अगर उसमें से कोई भी आपका मिसिंग रहता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और आप जो है पहले सर्टिफिकेट देखिए आपके एलिजिबल है या नहीं है स्पोर्ट्स के, और एज लिमिट भी देखिए आपकी एज बराबर 18 से 25 साल के बीच में है नहीं है। और इसकी लास्ट डेट जो है 26 अक्टूबर शाम के 5 बजे के पहले आपका ये जो एनवलप और अंदर में जो डॉक्यूमेंट है सारा कुछ जो है उनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए सब 26 अक्टूबर के। ठीक है, पहले, उसके बाद में नहीं चलेगा, उसके पहले ही पहुंचना चाहिए। तो आप सारा कुछ जो है अभी से अच्छे से जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, नोटिफिकेशन में है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं हूँ, आपको ज़रूर जो है आपका क्वेरीज जो भी रहेंगी मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। कमेंट करिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।